हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्री जी क्लास 8 के ऑनलाइन मंच पर। आज हिंदी के पठन पाठन की इस कड़ी में हम जिस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है क्रिया। इससे पहले भी मैं क्रिया के बारे में कुछ आपको बता चुका हूँ और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम क्रिया पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग अब तक देख चुके क्रिया के बारे में सामान्य जो बातें मैंने आपको बताई और क्रिया के कुछ भी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है और क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो आती है एक द्विकर्मक क्रिया से। द्विकर्मक क्रिया, आप सोच रहे होंगे कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसा कि इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है, द्विकर्मक, जहां भी द्वि आता है वो अर्थ देता है दो का। द्वि अर्थ किसका देता है? दो का अर्थ देता है। इसी प्रकार द्वितीय का मतलब दूसरा या दो से होता है, तो द्विकर्मक मतलब दो कर्मों से। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो दो कर्म लेती है। अर्थात द्विकर्मक क्रिया के बारे में यदि मैं बात करूं तो जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब दो कर्मों की आवश्यकता कैसे पड़ती है जरा देखना आप लोग आगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं कि जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है अर्थात जिन क्रियाओं को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना भाव बताने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, क्रियाएं क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। सीधी सी बात यह है कि क्रिया को पहचानने के लिए हमने उसमें कर्म की प्रधानता को पहचानने के लिए अकर्मक और सकर्मक का मामला देखा था। वहां अकर्मक और सकर्मक, जब सकर्मक को देख रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि जहां क्या और किसको का जवाब कर्म से आ जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, बिल्कुल बोला था। अब इसी बात को मैं बता रहा हूं कि क्रिया में यदि क्या और किसको दोनों का ही जवाब छिपा हो, यानी कि वाक्य को जब पढ़कर जब ये पता लग जाए कि हाँ इसमें क्या और किसको दोनों शब्दों का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब क्रिया द्विकर्मक है। एक ही वाक्य में यदि ये बात देखने को मिल जाए जिसमें क्या और किसको का जवाब मिल जाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पवन जी गणित पढ़ाते हैं, पवन जी गणित पढ़ाते हैं, तो इस वाक्य में आप लोग ध्यान दीजिए कि पवन जी गणित पढ़ाते हैं। पवन जी तो हो गए कर्ता, काम को करने वाले, गणित पढ़ाते हैं तो गणित और ये जो पढ़ाते हैं तो किसको पढ़ाते हैं? एक तो हो गई आपकी गणित, क्या का जवाब तो पवन जी क्या पढ़ाते हैं। इसी में देखिए पवन जी क्या पढ़ाते हैं तो पवन जी गणित पढ़ाते हैं। अब गणित पढ़ाते हैं तो किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। पवन जी बच्चों को गणित पढ़ाते हैं तो इसमें क्या का जवाब भी आ रहा है और किसको का जवाब भी आ रहा है। क्या का जवाब तो आपकी गणित आ जाएगी और किसको का जवाब बच्चे आ जाएंगे। पवन जी बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया है। वाक्य में दो कर्म हैं, एक तो बच्चे और एक गणित। इसी प्रकार आप मैंने बच्चों को प्रसाद बांट दिया, मैंने बच्चों को प्रसाद बांट दिया। अब इसमें भी देखिए आप, मैंने क्या बांट दिया? प्रसाद बांट दिया।
किसको बांट दिया, बच्चों को बांट दिया, यानी कि किसको का जवाब भी आ रहा है और क्या का जवाब भी आ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया में बस इतना सा आपको यदि समझ में आ गया तो समझ लो आपको द्विकर्मक क्रिया भी समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं, दूसरी बात मैं लिखने जा रहा हूं इसमें कि द्विकर्मक क्रियाओं में क्या और किसको दोनों का उत्तर प्राप्त होता है। दूसरी मुख्य बात क्या है, द्विकर्मक क्रियाओं में क्या और किसको का उत्तर प्राप्त होता है। किसका उत्तर प्राप्त होता है, क्या और किसको। द्विकर्मक क्रियाओं में क्या और किसको का उत्तर प्राप्त होता है, वही हमारी द्विकर्मक क्रियाएं होती है। द्विकर्मक क्रियाओं में क्या और किसको का उत्तर प्राप्त हो रहा है, यही हमारी कौन सी क्रियाएं हैं, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। चलो देखो, अब क्या और किसको का जवाब कैसे प्राप्त होता है, जरा ये भी देख लो। चलो देखो, एक तो है आपका क्या और दूसरा है किसको। इन दो का ही जवाब ढूंढते हैं हम, तो हमें कर्म का पता चलता है। किस किस का ढूंढते हैं, एक तो क्या का और एक किसको का। क्या का जवाब ढूंढने पे जो भी कर्म आएगा वो मुख्य कर्म होगा। कौन सा कर्म होगा, मुख्य कर्म। क्या का जवाब ढूंढने पर जो भी कर्म आएगा वो मुख्य कर्म कहलाता है, और किसको का जवाब ढूंढने पर जो भी कर्म होगा वो गौण कर्म आएगा। गौण कर्म ये हमारा मुख्य कर्म होता है और ये हमारा गौण कर्म होता है। चलो, मुख्य कर्म है ये अप्राणीवाची होगा। अप्राणीवाची से मतलब निर्जीव, अप्राणीवाची होगा, अप्राणीवाची। ये तो कैसा होगा, अप्राणीवाची। मुख्य कर्म कैसा, अप्राणीवाची, और गौण कर्म प्राणीवाची। किस प्रकार, जरा सुनो, ये प्राणीवाची। हाँ सुनो, मैं कहूं कि मैंने पुस्तकें छात्रों में वितरित कर दी, मैंने पुस्तकें छात्रों में वितरित कर दी। अगर इस वाक्य को आप ध्यान से सुनो तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं इसमें, समझने का प्रयास करना। इसको मैं गलत बोल रहा हूं। मैंने पुस्तकें छात्रों में वितरित कर दी। होना क्या चाहिए, मैंने छात्रों में पुस्तकें वितरित कर दी। समझना बात को, क्या होना चाहिए, मैंने छात्रों में पुस्तकें वितरित कर दी। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क यही पड़ेगा कि जो हमारा वाक्य है वो शुद्ध माना जाएगा इस क्रम में यदि चलता है तो। किस क्रम में, इस क्रम में चलता है कि किसी भी वाक्य में पहले गौण कर्म आता है, फिर उसके बाद मुख्य कर्म आता है। पहले क्या आता है, गौण कर्म आता है, और उसके बाद क्या आता है, मुख्य कर्म आता है। तो गौण कर्म तो क्या है, बच्चे, क्योंकि प्राणीवाची कौन है, बच्चे। और गौण कर्म से हमारा जवाब किसका आता है, किसको का जवाब। किसको बांट दी, बच्चों को। अब किसको गौण कर्म है तो गौण कर्म कहाँ आना चाहिए, पहले। तो गौण कर्म हमारा कहाँ आएगा, ये तो कहाँ आएगा, ये तो आएगा बाद में। कौन सा, मुख्य कर्म। मैंने बच्चों को पुस्तकें बांट दी। अब पुस्तकें बांट दी तो पुस्तकें बाद में आई है, पहले कौन आए, बच्चे। मैंने बच्चों को, किसको, बच्चों को क्या बांट दी, पुस्तकें बांट दी। तो किसको का जो जवाब आया वो बच्चे आए। बच्चे हमारे प्राणीवाची हैं और गौण कर्म हैं, तो गौण कर्म आता है पहले।
गौण कर्म वाक्य में कहाँ आता है? पहले आता है और ये आता है बाद में। यदि ये उल्टा हो रहा हो, किसी वाक्य में मुख्य कर्म पहले आ रहा हो और गौण कर्म यदि बाद में आ रहा है, तो समझना वाक्य गलत माना जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो ये एक वाक्य शुद्धि के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ, और क्रिया तो अपनी चल ही रही है, क्रिया के बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में आपको ये भी थोड़ा सा मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि पहले गौण कर्म आता है, उसके बाद मुख्य कर्म आता है, अर्थात पहले प्राणीवाची कर्म आता है, उसके बाद अप्राणीवाची कर्म आपका आता है। चलो देखिए इस लाइन को, और फिर इसके बाद में बताता हूं आपको कुछ उदाहरण। तो क्या का जवाब जो आएगा वो मुख्य कर्म होगा, और किसको का जवाब आएगा जो गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म हमेशा, सामान्यतः, हमेशा तो नहीं, हमेशा तो कोई चीज होती नहीं, सामान्यतः ये अप्राणीवाची होगा, और किसको का जो जवाब गौण कर्म आएगा वो प्राणीवाची होगा। और ये गौण कर्म पहले प्रयोग में होता है और मुख्य कर्म बाद में प्रयोग में होता है। चलो देखो आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, ले लो आप एक लो ये इसका स्क्रीनशॉट। उदाहरण देखो इसी के। देखो भाई, मैंने बच्चों में बांट दिया, या फिर मैं बच्चों को भी हटा दूं तो सिर्फ क्या कह दूं कि मैंने बांट दिया, मैंने बांट दिया। यही अपना वाक्य ले लो, मैंने बांट दिया। अब इसका उत्तर जब ढूंढेंगे, इसमें से कर्म को निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? पहली बात तो ये कहेंगे कि मैंने क्या बांट दिया, मैंने क्या बांट दिया और किसको बांट दिया, यही जवाब आएगा। मैंने बांट दिया, मैंने सामान्य ये आप बैठे हो, आपके सामने आके मैं कहता हूं कि जी मैंने बांट दिया, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि यार ये बोल रहा है मैंने बांट दिया। आप यही पूछोगे क्या बांट दिया और किसको बांट दिया, यही आएगा ना। तो क्या बांट दिया और किसको बांट दिया, यानी कि दोनों ही चीजें इस वाक्य में देखने को मिल रही है। कुछ ना कुछ चीज मैंने बांटी है, किसी ना किसी को बांटी है, तो क्या और किसको, दोनों का जवाब यहाँ इससे भी मिल रहा है। भले इसमें कर्म दोनों ही नहीं दे रखे, अरे फिर कह रहा हूं जिसमें कर्म दे रखे हैं उसको तो हर कोई पहचान लेगा, कोई भी निकाल लेगा कि इसमें दो कर्म दे रखे हैं, ये द्विकर्मक हो गई, ये कर्म दे रखा है, ये सकर्मक हो गई। जिसमें नहीं दे रखा उसको कैसे पहचानोगे? और वो पहचानना ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आप ऐसे उस लिखी हुई चीज से आप प्रश्न करो, उसमें क्या लिखा हुआ है उसी से प्रश्न करो, वो खुद ही बता देगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ। मैंने बांट दिया, इस चीज को सोचो। कोई जरा आपसे आके कहे कि मैंने बांट दिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि क्या बोल रहा है, मैंने बांट दिया। अरे तूने क्या बांट दिया और किसको बांट दिया? बस यही बात है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो ये चीज भी समझ में आपके आ ही जाएगी। अब मैं इसी बात को यूं कह दूं कि मैंने बच्चों को प्रसाद बांट दिया। ये लो साहब, अब साफ साफ भी दिख गया। क्या दिख गया? बच्चों दिख रहा है और प्रसाद दिख रहा है। द्विकर्म आ गए अपने, दो कर्म हैं ये। चलो देखो, द्विकर्म क्रिया पढ़ रहे हैं, दो कर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, बच्चे और प्रसाद। जब बच्चे आए तो आपको पता है बच्चे कौन से हैं? प्राणीवाची। और प्राणीवाची कौन सा होता है? गौण कर्म। ये तो कर्म कौन सा हुआ अपना? गौण कर्म। ये तो कौन सा हुआ? गौण कर्म। और अगला जो है प्रसाद, कौन सा हुआ? मुख्य कर्म। तो दो बातें क्या समझ में आई
एक तो गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। और यही बात मैंने कुछ समय पहले आपको बताई कि गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। गौण कर्म ये आ गया पहले और मुख्य कर्म कहाँ आया? बाद में। दूसरी चीज ये बताई थी कि गौण कर्म प्राणीवाची होता है, सामान्यतः वो सजीव होता है, तो बच्चे सजीव होते हैं, और प्रसाद सामान्यतः निर्जीव शब्द है, मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है। तो दो चीजें ये मैंने आपको बताई थी, इनको भी आप ध्यान में रखें। एक उदाहरण और मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। मैंने छात्रों को पुस्तकें वितरित कर दी। मैंने छात्रों को पुस्तकें वितरित कर दी। आशा करता हूं कि दूसरा उदाहरण देख के आप खुद समझ गए आप कि अब इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको। अरे समझ गए ना? सही बोल रहा हूं बिल्कुल। चलो देखो क्या बता रहा हूं। अंडरलाइन करूंगा किस पे? छात्रों पे। और किस पे करूंगा? पुस्तकें पे। यही दो कर्म है आपके, एक तो छात्र और एक पुस्तकें। किसको का जवाब तो छात्रों से आएगा और क्या का जवाब पुस्तकों से आएगा। तो मैंने किसको पुस्तकें वितरित कर दी? मैंने छात्रों को पुस्तकें वितरित कर दी। तो आप देखना, छात्र तो आपका कौन सा कर्म हो गए? गौण कर्म, गौण कर्म। और पुस्तकें हो गई आपकी मुख्य कर्म। और फिर वही बात सिद्ध होती है कि गौण कर्म प्राणीवाची और मुख्य कर्म अप्राणीवाची। और दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गौण कर्म पहले आता है, मुख्य कर्म बाद में आता है। तो ये चीज भी आप फटाफट से देख लो, इसको भी लिख लो, समझ लो बात को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। चलो देखो, ये द्विकर्म क्रिया वाली बात हो गई। अब बात करते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य कौन कौन से भेद हैं? ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी देखते हुए चले। क्रिया के अन्य भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो क्रिया के अन्य भेदों में हम बात करते हैं पूर्णकालिक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पूर्णकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्णकालिक क्रिया। क्या होती है पूर्णकालिक क्रिया? पूर्णकालिक क्रिया से क्या मतलब है? पूर्णकालिक क्रिया से मतलब यह होता है कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। क्या बोला? मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप समझना कि मैं नहाकर खाना खाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं नहाकर खाना खाता हूं। मेरी यहां मुख्य क्रिया खाना खाना है, मैं बात खाना खाने की कहता हूं, लेकिन मैं नहाने की बात इससे पहले कर रहा हूं, तो ये जो नहाना मेरा आया ये पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। मैं यहां बात अपनी खाना खाने से संबंधित बता रहा हूं, लेकिन नहाने की जो मैंने इसके बीच में बात जोड़ी कि मैं नहाकर खाना खाता हूं। काम तो क्या करता हूं? खाना खाता हूं, लेकिन कैसे? नहाकर। पहले नहाता हूं, यानी कि मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आई पूर्णकालिक क्रिया, वो नहाना, वो पूर्णकालिक क्रिया होती है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी कि मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक
पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, वह नहाकर आया है। दो क्रियाएं हो गई, एक तो नहाना और एक उसका आना। भाई एक तो आया है, ये क्रिया हो गई, एक हो गई नहाना। तो मुख्य क्रिया तो हो गई आपकी आना, और क्या करके आया है? नहाकर आया है। तो नहाकर नहाना आपकी पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये देखो, मैं दो जगह इसको अंडरलाइन करूं, कहां कहां? एक तो नहाकर, और दूसरा मैं किसको कर रहा हूं? आया है। एक तो आना आपकी क्रिया है, एक नहाना आपकी क्रिया है। मुख्य क्रिया आपकी ये है, और पूर्णकालिक क्रिया आपकी नहाकर है। हो गई दो क्रिया हैं। तो ये तो आपकी कौन सी हो गई? मुख्य क्रिया। और इसमें पूर्णकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पूर्णकालिक। ये हो गई आपकी पूर्णकालिक क्रिया। समझ रहे हो बात को? वह नहाकर आया है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, वह पढ़कर सो गई। वह पढ़कर सो गई। जरा देखना, गौर करना, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो पढ़कर, और दूसरी क्रिया कौन सी? सो गई। एक तो पढ़ना क्रिया है, एक सोना क्रिया है। तो जो मुख्य क्रिया उसकी सोना है, लेकिन वो क्या काम करके सो गई? पढ़कर सो गई। तो यहां आपकी ये तो कौन सी? मुख्य क्रिया। चलो, और ये कौन सी आपकी? पूर्णकालिक क्रिया। ये हो गई आपकी पूर्णकालिक क्रिया। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि पूर्णकालिक क्रिया होती है किसी क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। चलो आगे बढ़े। क्रिया के अन्य भेद में ये पहला था, पूर्णकालिक क्रिया। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है तात्कालिक क्रिया। दूसरा कौन सा है? तात्कालिक क्रिया। जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, तत्काल में इक लगने से तात्कालिक शब्द बना है। तो मुख्य क्रिया से तत्काल पहले संपन्न होने वाली क्रिया। अब कैसे पता चलेगा कि तत्काल पहले संपन्न हुई है? तो ये तो आपको पढ़कर ही पता चलेगा कि हाँ ये तत्काल पहले संपन्न हुई है या कुछ देर पहले संपन्न हुई है। तो आपको पढ़ के पता लग जाएगा कि तात्कालिक क्रिया होती है, यानी कि मुख्य क्रिया से तत्काल पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है। तात्कालिक क्रिया कहलाती है। तात्कालिक क्रिया कहलाती है। देखो आप उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करो। उदाहरण लिख रहा हूं, वह नहाते ही आ गया। अब आपको पता चल रहा होगा कि नहाते ही आ गया मतलब तुरंत नहाते ही आ गया। एक तो वो नहाकर आया, आराम से आया। एक नहाते ही आ गया मतलब बिल्कुल रुकाए नहीं, तत्काल जो काम हुआ वही तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलो, एक तो आ गया ये, और एक नहाते ही। समझ ही गए होंगे आप। नहाना हो गई इसमें तात्कालिक क्रिया, और मुख्य क्रिया कौन सी हो गई? आना। ये मुख्य और ये तात्कालिक क्रिया। दूसरा उदाहरण आप लोग देखिए,
वह पढ़ते ही सो गया। वह पढ़ते ही सो गया। समझ ही गए होंगे आपकी मैं क्या कहना चाहता हूं। वह आते ही चली गई। वह आते ही चली गई। तो दोनों उदाहरणों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो तुरंत पहले संपन्न होने वाली क्रिया है वो हमारी तात्कालिक क्रिया है, और जो बाद में संपन्न हो रही है वो मुख्य क्रिया है। चलो आगे बढ़े, देखते हैं तात्कालिक क्रिया के बाद अगला प्रकार अन्य भेद में। चलो, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि जिसमें प्रेरणा हो, जिसमें प्रेरित किया गया हो, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या होगा, कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाएगा, किसी से बोल के करवाएगा कि ये काम करो, ये मुझसे ये करवाते हैं, कोई मुझसे झाड़ू लगवाता है, कोई मुझसे खाना बनवाता है, ये सारी चीजें कोई किसी दूसरे के द्वारा जो काम को करवाए वो हमारी प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करे क्रिया को करने के लिए, वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। चलो उदाहरण देखते हैं कि कैसे। उदाहरण के तौर पे मैं यहां लिख रहा हूं, आप मुझसे झाड़ू लगवाते हो। अरे आप लगवाते हो, आप नहीं लगाते। किससे लगवाते हो, मुझसे लगवाते हो। मतलब आप मुझे प्रेरणा देते हो किसकी, झाड़ू लगाने की, मुझे प्रेरित करते हो। खुद ना करके किसी और से काम करवाना, यही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो आप मुझसे झाड़ू लगवाते हो, तो ये झाड़ू लगवाना आपकी कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। समझ गए होगे आप। रमेश ने मोहन से कपड़े धुलवाए। रमेश ने मोहन से कपड़े धुलवाए। रमेश ने खुद नहीं धोए, किससे धुलवाए, मोहन से धुलवाए। यानी कि मोहन को प्रेरित किया किसके लिए, कपड़े धोने के लिए। तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कुछ इस प्रकार हो जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया के बाद अगली जो हमारी क्रिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़े। चलो देखो, इसके बाद हमारी क्रिया है नाम धातु। चौथे नंबर पे कौन सी है, नाम धातु। नाम धातु में क्या होगा, जब नाम ही क्रिया बन जाए, और नाम से यहां तात्पर्य होता है संज्ञा सर्वनाम
विशेषण से। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही जब क्रिया का रूप ले ले, उन्हीं से क्रिया बना दी जाए तो वहां हमारी नाम धातु क्रिया होती है। चलो देखते हैं, जब कोई नाम ही नाम से संबंधित नाम क्या जब कोई नाम ही, नाम में कौन कौन आ जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जब कोई नाम ही, नाम धातु में क्या बोल रहा हूं? धातु का काम करने लग जाए। अरे जब कोई नाम ही धातु का काम करने लग जाए, और धातु मैंने आपको क्या बताया था? क्रिया का मूल रूप। जिस प्रकार क्रिया के मूल रूप धातु से क्रिया प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यदि नाम से ही क्रिया प्राप्त कर ले, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ही क्रिया की प्राप्ति हो जाए, तो वहां क्रिया हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। करने लग जाए तो इनसे निर्मित क्रियाएं हैं, लग जाए तो हेलो आगे कैसे पता चला है? अरे आगे जो मैडम बस आ गया हूँ 2 मिनट लगता है। हाँ तो बाहर ही है। अरे आगे तो क्या बोल रहा था मैं? जब कोई नाम ही धातु का काम करने लग जाए तो इनसे निर्मित क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। चलो देखें, उदाहरण समझते हैं। मान लो मैं यहां कुछ शब्द लिख रहा हूं आपके समक्ष, जैसे गर्म, जैसे शर्म, जैसे लालच, जैसे लाज। ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से कुछ हैं। तो जैसे हाथ, जैसे बात। अब आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सारे शब्द, इनसे क्रियाओं का निर्माण हो जाता है। कैसी कैसी क्रियाएं? गर्म से क्रिया बनती हैं गरमाना, इंजन गरमा गया, शर्म से शर्माना, बच्चा आके शर्मा गया, और लालच से ललचाना, ललचाना। वह आपको ललचा रही है, लाज से लजाना, वो यहाँ आई थी लेकिन लजा के चली गई। हाथ से हथियाना, अरे होती है सारी क्रियाएं, हाथ से हथियाना, और बात से बतियाना। ये देखो बन गई, संज्ञाओं से ही क्रियाओं का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार के शब्द यदि हमारे उदाहरण में वहां आ जाए, जैसे उसने मेरा खेत हथिया लिया, हथिया लिया, यानी कि उसने मेरा खेत हड़प लिया, मेरे खेत पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ जो ये हथिया क्रिया आई है, ये हथियाना आपकी कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया। अरे याद रखना कौन सी? नाम धातु। चलो आगे देखो, उसने मेरा खेत हथिया लिया, इसमें नाम धातु हो गई। वह आपको ललचा रही है, वह आपको ललचा रही है। तो ये ललचाना भी क्या हो गया? यहाँ नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो गया।
तो वह आपको ललचा रही है। सारे शब्दों को एक बार देख लीजिए, इनके बात कर लीजिए। और ये नाम धातु क्रिया मैंने आपको बताई, और क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया में नाम धातु तक देखा। नाम धातु के बाद अन्य भेदों में क्रिया के मैं चर्चा करूं मैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया प्रयास करना समझने का जरा कि रंजक क्रिया कहते किसे हैं। तो मुख्य क्रियाओं के साथ जो सहायक क्रिया आती है, मुख्य क्रियाओं के साथ आने वाले सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रियाओं के साथ ये क्या होती है? ये सहायक क्रियाएं होती है। ये सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रियाएं होती हैं। ये क्या होती है? सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया को बल प्रदान करती हैं। होती हैं जो मुख्य क्रिया को बल देती है। समझने का प्रयास करना। ये सहायक क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रिया को क्या क्या देती है? बल देने का कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझो, हम लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं, ये हमारा उदाहरण हो गया, वाक्य हो गया। इसमें एक तो लिखना और एक रहे हैं, दोनों चीजें हैं। दोनों को समझें, सुने बात को गौर से। लिखना आपकी मुख्य क्रिया हो गई, और जो एक तो हम लिखते हैं, सामान्य सी बात। एक लिख रहे हैं, तो जहां जोर दिया जा रहा है, ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। क्या? लिखना की सहायता कर रहा है रहा। लिख रहे हैं। रहना अलग क्रिया होती है, लिखना अलग क्रिया होती है। लेकिन यहाँ जो ये रहना है, ये किसको जोर दे रहा है? ये बल केवल दे रहा है किसको? लिखने को। अब ये तो है ही नहीं कि हम लिख रहे हैं, हम लिखते हैं और हम रह रहे हैं। इसका अर्थ ये तो होगा नहीं। इसका अर्थ केवल किससे होगा? केवल लिखने से ही इसका अर्थ होगा। जब इसका अर्थ लिखने से ही होगा, दो अलग अलग क्रियाएं, तो ये सहायता कर रही हैं। रहना क्या कर रहा है यहाँ? सिर्फ सहायता। हम लिख रहे हैं, तो ये लिखना, जो ये लिख है, ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई। और आपकी जो रंजक क्रिया है वो कौन सी हो गई? रहे हैं। ये आपकी रंजक क्रिया हो गई। और ये कौन सी हो गई? मुख्य। ये कौन सी? मुख्य। और ये कौन सी हो गई? आपकी रंजक क्रिया। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप लोग देखें। आप पढ़ा चुके हो। आप पढ़ा चुके हो। एक तो पढ़ा और एक चुके हो। तो एक तो चूकना और एक पढ़ाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक क्रिया तो इसमें पढ़ाने से संबंधित, तो पढ़ाने से हो गई, और एक चूकने से, दोनों अलग अलग बातें हो गई यूँ तो। लेकिन आप कोशिश करें समझने की, क्या ये दोनों अलग अलग बात यहाँ की जा रही है? नहीं की जा रही है ना। पढ़ा चुके हो, ये तो यूं ही नहीं कि आप पढ़ा अलग हो गया और चूकना अलग हो गया, नहीं, दोनों एक ही साथ है। यानी कि पढ़ाने की ही ये सहायता कर रहा है। कौन सा? चुके शब्द, यानी कि कंप्लीट आप कर चुके हो। पढ़ा चुके हो तो पढ़ाने के साथ ही आ रहा है, इसलिए पढ़ाने की सहायता की है इसने। ये सहायक क्रिया है, और यही हमारी रंजक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया ही क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। चलो, ये पढ़ाना तो इसमें क्या हो गया? मुख्य। और इसी के साथ ये रंजक क्रिया, ये मुख्य क्रिया। चलो देख लीजिए, और फिर बढ़ते हैं आगे। रंजक के बाद
रंजक के बाद आती है हमारी सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाएं। सजातीय से संबंधित, सजातीय से मतलब एक ही जाति की, सजातीय से संबंधित जहां क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित हो, जहां क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित हो वहां सजातीय क्रिया होती है। जहां क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित हो सजातीय क्रिया कहलाती हैं। सजातीय क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करो, क्या क्या उदाहरण है जरा देखें। वह खेलती हैं। वह खेल खेलती है। ध्यान दो, खेल और खेलना। खेल खेलती है एक ही धातु से, खेल से ही खेलना बनता है। एक ही धातु से कर्म भी हमारा खेल है और खेलना हमारी क्रिया है। जो बात मैंने आपको बताई सजातीय, अब ये जरा एक ही जाति की हुई या नहीं हुई, खेल और खेलना। वो खेल खेलती है, वो पढ़ाई पढ़ती है, वो पानी पीती है। ये सारी बातें क्या दर्शा रही है कि ये एक ही धातु से निर्मित हैं दोनों चीज़ें। वह खाना चाहती है। चलो देखो, वह खाना चाहती हैं। वह खाना चाहती है। एक खाना तो हमारा कर्म हो गया, एक खाना हमारी क्रिया हो गई। खाने को खाना चाहती है तो एक ही धातु से निर्मित हो गई। यहाँ भी दोनों कर्म और क्रिया हमारी। ये सजातीय के उदाहरण हैं। हमने आज़ादी के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। अगला लिख रहा हूँ मैं उदाहरण। हमने आज़ादी के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। गौर करना, लड़ाइयाँ और लड़ी। चलो देखो सजातीय हुए कि नहीं हुए। लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ना, लड़ाई दोनों एक ही धातु से बने हैं। लड़ धातु से ही लड़ना बनता है और लड़ धातु से ही लड़ाई बनती है। तो हमने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। तो गौर करना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं हमारी सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जहाँ धातु के एक ही धातु से कर्म और क्रिया दोनों निर्मित हो जाए वहाँ कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ इसके लिए लिखूँगा, बोलो क्या लिखूँ? रेखांकित शब्द सजातीय क्रियाएं हैं। रेखांकित शब्द हमारे क्या है? सजातीय क्रियाएं हैं। और ये आपकी सजातीय क्रियाएं हो गई। चलो आगे बढ़ो। सजातीय क्रियाओं के बाद अगली जो क्रिया का भेद आता है अपना, वो आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया।
चलो, अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है? यहाँ होती है क्रिया की पुनरुक्ति, मतलब उसका दोहराव, उसका एक से अधिक बार आना। जैसे खटखटाना, खट खट 2 बार आ रहा है, बड़बड़ाना, बड़ बड़ 2 बार आया, गिड़गिड़ाना। ऐसे शब्द जहाँ आ जाए हमारे वाक्य में, ऐसे शब्दों से संबंधित प्रश्न यदि आता है तो वहाँ क्रिया का अनुकरणात्मक रूप सामने आता है। कौन सा रूप? अनुकरणात्मक। तो अनुकरणात्मक में मैंने आपको क्या बताया? जहाँ पुनरुक्ति हो रही हो, जहाँ क्रिया रूप की क्या हो रही हो? पुनरुक्ति हो रही हो, तो पुनरुक्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सी होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। चलो, जहाँ एक ही धातु की पुनरुक्ति हो, जहाँ एक ही धातु की पुनरुक्ति हो, क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। देखो जरा कैसे शब्द देखो इसके, खटखटाना, खटखटाना, गिड़गिड़ाना, हो रही है पुनरुक्ति, गिड़गिड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। चलो, खटखटाना, गिड़गिड़ाना, बड़बड़ाना, फड़फड़ाना, फड़ाना, टिमटिमाना, ऐसे शब्द यदि दिख जाए तो वहाँ क्रिया होती है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है, जहाँ इस प्रकार के शब्द हमें दिखाई दें। उसने दरवाज़ा खटखटाया, उदाहरण देखो, ये तो थे शब्द, और उसने दरवाज़ा खटखटाया, और रेखांकित कर दिया किसको? खटखटाया को। और वह हमेशा बड़बड़ाती है, वह हमेशा बड़बड़ाती है। तो यहाँ भी रेखांकित किया मैंने किसको? खटखटाया को और बड़बड़ाती को। हो रहा है अनुकरण, पुनरुक्ति हो रही है, तो यहाँ क्रिया कौन सी हो जाएगी हमारी? अनुकरणात्मक। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? रेखांकित शब्दों में कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया है रेखांकित शब्दों में। जरा देख लीजिए आप, अनुकरणात्मक ही है। चलो, बहुत बढ़िया। अनुकरणात्मक के बाद क्रिया का जो हमारा अगला भेद है वो है संयुक्त क्रिया है। चलो, इसके बाद कौन सा है? संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं, चलो देखो क्या होती हैं संयुक्त क्रियाएं। जैसा कि आपको शब्द को पढ़कर ही लग रहा है कि जहां भिन्नार्थक क्रिया है एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, जहां भिन्नार्थक यानी कि अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, वहां हमारी क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जहां भिन्नार्थक क्रिया है एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, जहां भिन्नार्थक क्रियाएं एक ही अर्थ के लिए
प्रयुक्त हो क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे वह मुझे देखकर उठ बैठा। उठना और बैठना दोनों अलग अलग क्रियाएं थी, लेकिन यहाँ उठ बैठा, अब यहाँ सिर्फ उसका अर्थ उठने से ही होता है। उठ बैठना क्या होता है? ये तो है ही नहीं कि वो उठा और फिर बैठ गया, नहीं, केवल उठने से ही इसका अर्थ लिया जाता है। वो मुझे देखकर उठ बैठा। मेरे जाते ही वह रो पड़ी। मेरे जाते ही वह रो पड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो रो रही थी और फिर पड़ गई। रो पड़ी, दोनों भिन्नार्थक हैं, अलग अलग। पढ़ना अलग होता है, गिरने को पढ़ना बोलते हैं, और रोना अलग होता है। और दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं एक ही अर्थ। यहाँ रो पड़ी का मतलब है कि वो रोने लग गई। वह उठ बैठा। उठ बैठा मतलब खड़ा हो गया। उठ बैठना किसको कहते हैं? उठ गया, वो खड़ा हो गया, मुझे देखकर उठ बैठा। रो पड़ी, चल पड़ा, वहां जाते ही मैं चल पड़ा। चल पड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वे चलने लग गया और फिर पड़ गया, नहीं, चल पड़ा यहाँ अर्थ एक ही देगा। यानी कि दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक ही अर्थ जहां दे दे, वो क्या होता है? हमारा संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं। चलो देखो उदाहरण देखो। वह आपको देखकर हंस पड़ा। उदाहरण क्या है? वह आपको देखकर हंस पड़ा। अरे हंस पड़ने का मतलब क्या है? अब केवल हंसना ही है, ये नहीं कि वो हंसता हंसता पड़ गया, नहीं, हंस पड़ा मतलब हंसने लग गया। चलो, वह आपको देखकर हंस पड़ा। वह मुझे देखकर उठ बैठा। अब उठक बैठक तो उसने लगाई नहीं। उठ बैठा मतलब केवल खड़ा हो गया, वो उठ गया अपनी जगह से, उठ बैठा। उठना और बैठना दोनों अलग अलग बातें थी। हंसना और पढ़ना दोनों अलग थी, लेकिन दोनों अर्थ यहाँ एक ही दे रही हैं, इसलिए ये क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया है। वह मुझे देखकर उठ बैठा और वह भोजन कर चल पड़ा। वह भोजन कर चल पड़ा। समझा ही चुका हूं, बता ही रहा हूं बार बार। चल पड़ा, चलना और पढ़ना अलग अलग है, लेकिन यहाँ केवल चलने के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। चल पड़ा, तो हमारी संयुक्त क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। दो भिन्नार्थक क्रियाएं जब एक ही अर्थ दे दे, वो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। तो मैं क्या लिखूंगा कि रेखांकित शब्दों में कौन सी क्रिया है? रेखांकित शब्दों में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया है। समझ में आ रही होगी ये बात आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, ये संयुक्त क्रिया। और इसके बाद आगे बढ़ें। अब अगला रूप आता है क्रिया का हमारा समापिका और असमापिका। दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। समापिका और असमापिका। समापिका वो क्रिया है जिससे वाक्य की समाप्ति होती है, और असमापिका वो क्रिया है जो समापिका से पहले प्रयुक्त होती है। क्या बोला? समापिका उस क्रिया को कहते हैं जो वाक्य जिस क्रिया से संपन्न हो जाए वो हमारी समापिका है, और समापिका से पहले आने वाली क्रिया असमापिका कहलाती है। जरा गौर करना,
जिस क्रिया से वाक्य का समापन होता है, इसके बारे में लिख रहा हूं। जिस क्रिया से वाक्य का समापन होता है, समापिका कहलाती है। जिस क्रिया से वाक्य का समापन होता है समापिका कहलाती है। और अगली बात करूं मैं किसकी, असमापिका की, तो असमापिका क्या होती है, समापिका से पहले आने वाली क्रिया। इसके बारे में क्या लिखूंगा, समापिका से पहले आने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं, असमापिका कहलाती हैं। ये लो साहब, दो बातें हो गई। जिससे समापन हो जाए वाक्य का वो तो समापिका है, और समापिका से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया असमापिका है। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, उदाहरण में आपके समक्ष उत्कीर्ण कर रहा हूं यहां। उदाहरण देखो जरा, वह खेल कर आ गया, वह खेल कर आ गया। अरे दो क्रियाएं हो गई, एक तो आना और एक खेलना। आ गया पे मैं वाक्य को कर दूं समाप्त, तो जिस क्रिया से वाक्य हमारा समाप्त हो रहा है वो तो हो गई समापिका, और इससे पहले आने वाली असमापिका। तो आ गया तो हमारा क्या होगा, समापिका। ये क्रिया तो क्या कहलाएगी, समापिका कहलाएगी। और इससे पहले प्रयुक्त हुई ये खेलने की क्रिया, तो ये क्या कहलाएगी, असमापिका। असमापिका, समझे कुछ? यानी कि जिससे वाक्य समाप्त हो जाए वो तो हमारी समापिका है, और उससे पहले प्रयुक्त होने वाली असमापिका है। एक और उदाहरण आप देखो, वह भोजन करके सो गया। वह भोजन करके सो गया। दो क्रियाएं हैं, एक तो सो गया और एक भोजन करना। तो आप खुद बताओ कि सो गया तो इसमें क्या है और भोजन करना इसमें क्या है। समझ ही गए होंगे कि इसमें सोना समापिका क्रिया है और भोजन करना असमापिका है। यानी कि अंत में जो आ रही है वो समापिका है और उससे पहले जो आ रही है वो असमापिका है। और अब क्रिया के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, जरा उस पर एक बार अपनी कर्ण पेशियों को सक्रिय कर लो। मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो, क्रिया में हमने सबसे पहले क्रिया को पढ़ा। किसी कार्य के करने या होने का बोध ही क्रिया है। यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, वही क्रिया है। फिर क्रिया के बारे में आगे पढ़ा हमने, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। कौन कौन से भेद पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। यानी कि जो क्रियाएं कर्म लेती हैं, यानी कि भाव प्रकट करने के लिए जिनको अपने कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे चले और क्रिया के अन्य भेदों के बारे में हमने चर्चा की। तो क्रिया के अन्य भेद आप लोग देख ही चुके हो कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे भेद मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो भी नंबर आप डालना चाहो ये अंतिम नंबर है, जितना भी नंबर आप लोगों ने लिख लिया होगा समापिका असमापिका पर। अब मैं पटाक्षेप करता हूँ इस प्रकरण का जिसका नाम था क्रिया, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये चीज़ भी आपको बाकी टॉपिकों की तरह अच्छी तरह समझ में
आ गई होगी। आप लोग नहीं भी समझ में आई हो तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ों को बार बार देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस प्रकरण के समापन की घोषणा करते हुए मिलता हूँ आप लोगों से किसी अन्य प्रकरण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।